हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेव फ्रंट जो है। हाइगन्स प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग से पढ़ना है आपको, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है पूरा पूरा, 3 नंबर में बनता है, 2 नंबर में भी बनता है और 1 नंबर में भी बनता है, ठीक है। तो हम इसको बारी बारी से पूरा पढ़ते हैं कि वेव फ्रंट होता क्या है। सबसे पहले तो ये हम पढ़ते हैं, देखो नाम से दिख रहा है ये वेव और फ्रंट, तो मतलब वेव का फ्रंट है ये। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जैसे रे आ रही है हमारे पास, कोई भी रेडिएशन आ रही है तो उसके क्या होंगे, जैसे एक सोर्स ले लिया मैंने ये, ठीक है, एक पॉइंट सोर्स ले लिया मैंने, तो इससे रेज जो है वो सारी साइड्स में आ जाएंगी, चारों साइड्स में जाएंगी, जाएंगी कि नहीं जाएंगी। तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी जगह है जहाँ पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट फेज के अंदर होंगे, एक ही फेज के अंदर होंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक स्फीयर ड्रॉ करूँ, एक स्फीयर ये मैंने ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से जो रे चल के आई थी वो इतनी ही डिस्टेंस कवर की जितनी डिस्टेंस इसने कवर की है। तो मतलब इसका यहाँ पे जो ये वेव है और यहाँ पे जो वेव है, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, इट इज द कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल such points which are vibrating in same phase। फेज जो है उनका सेम ही होगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे पॉइंट्स और उनका लोकस, लोकस मतलब उनका समूह, जैसे यहाँ पे स्फीयर के अंदर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इसकी रेडियस के ऊपर, वो सारे पॉइंट जो है सेम फेज के अंदर होंगे। तो इस स्फीयर को हम बोलेंगे वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। 3 टाइप के वेव फ्रंट होते हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं, एक तो स्फेरिकल हो गया, एक हो गया सिलेंड्रिकल, एंड थर्ड वन है प्लेन वेव फ्रंट। देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट कब होगा, जब हमारे पास सोर्स कैसा हो, पॉइंट सोर्स हो, या फिर मैं कहूँ कैसा सोर्स हो, स्फेरिकल सोर्स हो। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में ये बनता है कि एक लाइट सोर्स है हमारे पास, कोई भी पॉइंट साइज का या फिर मैं कहूँ स्फेरिकल साइज का, तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट मैंने बना रखा है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन और मैं लिख रहा हूँ, किसकी, रे की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। रे, देखो रे क्या होती है, रे वो है जो वेव फ्रंट की जाती है परपेंडिकुलर ऑलवेज, ठीक है। ए रे, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, या फिर नॉर्मल हम लिख सकते हैं। देखो जैसे ये वेव फ्रंट था ना मेरे पास, तो ये जो सारी जो रेडिएशन जा रही है ये सारी रे कहलाएंगी, क्योंकि जो भी रेडियस होती है वो उस स्फीयर की क्या होती है, परपेंडिकुलर ही होती है। जैसे ये क्या है, परपेंडिकुलर है, सारी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना आपको, रे जो है क्या है, इसकी डेफिनेशन जो है पूछी नहीं जाती, लेकिन ये जो काम आएगा अभी हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करेंगे तब। तो रे क्या होती है, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टू द वेव फ्रंट, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, जब सोर्स किस टाइप का हो, लीनियर सोर्स हो, लीनियर मीन्स एक लाइन का, या फिर मैं कहूँ सिलेंड्रिकल सोर्स हो मेरे पास, सिलेंड्रिकल। जैसे एक लाइन सोर्स मैंने ये मान लिया, लाइट सोर्स मेरे पास ये है, तो इसकी रेडिएशन जो है वो चारों ओर में जाएंगी, है ना। तो इससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ये बनेगा। मतलब इसके जो सिलेंडर के जो बाहरी सरफेस है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे किसमें होंगे, सेम फेज के अंदर होंगे, ठीक है। तो उनका जो लोकस बनेगा वो क्या बनेगा, एक सिलेंडर ही बनेगा। ये सिलेंडर मैंने बना दिया, तो ये वेव फ्रंट जो है कैसा होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। अब देखो, अब ये दोनों के दोनों जो वेव फ्रंट है स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, जब वो लार्ज डिस्टेंस पे होंगे तब वो प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है। व्हेन स्फेरिकल एंड cylindrical
seen at very far point, a small portion of that wavefront behaves as plane wavefront। स्मॉल पोर्शन जो है वो करेगा बिहेव प्लेन वेवफ्रंट का। जैसे ये मेरे पास था एक स्फेरिकल वेवफ्रंट, अब इसको मैं काफ़ी फार पॉइंट पर देख रहा हूँ, मतलब काफ़ी दूर, जैसे सन से जो रेडिएशन आ रही है वो अगर हम अर्थ के ऊपर देखें तो कौन सा वेवफ्रंट आ रहा है सन का, तो वो आ रहा है प्लेन वेवफ्रंट। देखो इसके ऊपर स्मॉल पोर्शन हम लेंगे, मान लिया ये छोटा सा पोर्शन जो है ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल प्लेन है ना। तो ये जो वेव फ्रंट होगा ना, छोटा सा पोर्शन इस स्फेरिकल का या फिर मैं कहूँ सिलेंड्रिकल का, एट वेरी फार पॉइंट, ये सोर्स से काफ़ी दूर पे जाओगे तो ये सर्कल जो है, ये स्फीयर जो है वो बहुत ही बड़ा बनेगा। तो उसका छोटा सा हिस्सा जो है, जैसे अर्थ जो है बहुत बड़ी है, छोटा सा हिस्सा हमारे लिए क्या मिलता है, एक समतल मिलता है ना। जैसे हम अपनी ज़मीन देख रहे हैं तो हमें प्लेन दिखता है, तो वैसे ही छोटा सा पोर्शन जो होगा वो कैसा वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है तीनों डेफिनेशन, एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है ये टॉपिक। ठीक है, सिलेंड्रिकल सोर्स हो तो कैसा वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स हो तो कैसा वेव फ्रंट, और अगर दोनों को दूर देखा जाए तो कैसा वेव फ्रंट बनता है। तो एक एक नंबर के ये 3 क्वेश्चन बनते हैं मेरे इसमें। अब आगे चलते हैं इसमें, हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगन्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने दिया था एक हाइगन्स थ्योरी। क्या है वो, कि एवरी पॉइंट इन ए वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट इन ए वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट इन ए वेव फ्रंट behaves as a fresh source of secondary wavelets। अब वेवलेट्स क्या होते हैं, ये वेव फ्रंट ही होता है सेकेंडरी वेव फ्रंट, उसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी सोर्स है मेरे पास, जैसे ये मैंने ले लिया एक सोर्स, ठीक है, तो इसका एक वेव फ्रंट मैं बना रहा हूँ, जैसे ये है एक वेव फ्रंट। ठीक है, स्फेरिकल ही वेव फ्रंट बनेगा। तो इसमें क्या है, पॉइंट्स है मेरे पास, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ। तो ये जो पॉइंट है ना, तो वो एक फ्रेश सोर्स का काम करेगा कि उसका भी एक अलग से वेव फ्रंट होगा। तो इसका भी वेव फ्रंट होगा अलग से, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो सभी का अपना अपना अलग अलग वेव फ्रंट होगा। ठीक है, एक दूसरे के बीच में कोलैप्स भी कर सकते हैं ये वेव फ्रंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो। ठीक है, तो सेकेंडरी सोर्स के रूप में काम करेंगे ये पार्टिकल जो है, अलग से वेव फ्रंट का काम करेंगे, ये कहा था हाइगन्स ने। ठीक है, ये समझ में आई चीज़, सेकेंडरी वेवलेट्स का काम करेंगे जो वेव फ्रंट के ऊपर जो पार्टिकल है वो। ठीक है, अब यूजिंग दिस थ्योरी हम प्रूव करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जरा रिवाइज करवाओ मेरे को, क्या क्या होते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स थ्योरी, यूजिंग हाइगन्स थ्योरी। हाइगन्स ने क्या कहा कि सेकेंडरी वेवलेट्स का काम करेंगे जो भी पार्टिकल है, जो भी पॉइंट है एक वेव फ्रंट के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देखो मैं जरा सा यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, पहला तो ये है लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ये है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन दोनों को हम प्रूव करेंगे यूजिंग हाइगन्स थ्योरी। ठीक है, तो हाइगन्स थ्योरी को यूज करके इसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, इसका डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट बनता है, उसको डायग्राम को ढंग से पढ़ना है आपको। एक मैंने ले लिया रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब इसके ऊपर क्या होगा, इंसिडेंट लाइट होगी, है ना। तो इंसिडेंट लाइट करवाओ इस पर, इंसिडेंट रे मैंने ये करवा दी। ठीक है,
तब इसका कोई भी एक सोर्स है काफ़ी दूर है तो उसका एक वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा यहाँ पे। कैसा वेव फ्रंट आएगा, वो काफ़ी दूर है सोर्स, तो कैसा आएगा, प्लेन वेव फ्रंट आएगा। तो प्लेन और वो इसके क्या होगा, रे के, ये एक रे है तो रे के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये दो रे मैंने बढ़ा दी, ठीक है, ये दोनों के परपेंडिकुलर है। ये एक वेव फ्रंट, क्या है ये, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये क्या है अपनी इंसिडेंट रेज। इनको कुछ नाम दे दो आप, ए बी, ठीक है, इसको नाम दे दो कुछ भी सी, और इसको नाम दे दो डी, ठीक है। अब देखो एक नॉर्मल ड्रॉ करो यहाँ पे, क्योंकि हमें इंसिडेंट एंगल तो लेना पड़ेगा। नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो इंसिडेंट एंगल होता है। अब ये एंगल जो है वो क्या होगा, इंसिडेंट एंगल आई। यहाँ तक सही है। अब देखो, अब लेट से ये t इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर जो है इंसिडेंट हुआ है यहाँ C पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और लेट से एट कुछ टाइम t के ऊपर जो है ये जो रे जा रही थी ना, अब ये तो क्या है, एक लोकस है पॉइंट्स का, ये कुछ नहीं है, डंडा वगैरह कुछ भी नहीं है ये, बस इसको ध्यान में ऐसा मत सोचना कि भाई कुछ है ऑब्स्टेकल लगा दिया हमने, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट है, इसके ऊपर पॉइंट है, इस रेज के, इस जो भी सोर्स आ रहा था उसके पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। मतलब जो सोर्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, फोटोन्स होते हैं, वो है यहाँ पे जो सेम फेज के अंदर आए हैं वो, ठीक है। तो ये रे जो है लेट से एट t इक्वल टू t के ऊपर जो है यहाँ पे इंसिडेंट हो गई, ठीक है। तो इसने ये डिस्टेंस जो है कितनी ट्रेवल करी, इस पॉइंट को नाम दे दो आप कुछ भी, ये नाम दे दिया मैंने E। तो DE जो है मेरे पास कितना होगा भाई, ये देखो मैंने मान लिया कि फ्री स्पेस है यहाँ, फ्री स्पेस, तो कितना, या फिर कुछ मीडियम में मान सकते हो जिसमें स्पीड आप V ले लो इसमें, ठीक है। तो DE जो है कितना होगा, T टाइम के अंदर पहुंचा है और स्पीड ऑफ लाइट से वो चलेगी, है ना, फ्री स्पेस है, तो नहीं है तो कुछ स्पीड लगा लेना v, बात बराबर ही है, ठीक है। क्योंकि ये जो है कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि एक पॉइंट और आएगा तो दोनों बराबर ही आएंगे वो। DE जो है आ गया C इंटू में T, ठीक है। अब देखो इतने टाइम में यहाँ से रे जो है यहाँ पे पहुँच गई, तो इतने ही टाइम में यहाँ पे जो पार्टिकल था उसका वेव फ्रंट जो है वो भी कहीं पहुंच जाएगा, है ना, सेकेंडरी वेवलेट अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी। इसका जो ये सेकेंडरी सोर्स के रूप में काम करेगा तो इसका भी वेव फ्रंट बनेगा, एक कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, क्योंकि एक पॉइंट है ये। तो एक स्फेरिकल, मैंने एक छोटा सा एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा आप ऐसे यहाँ से ड्रॉ करो, ये ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ से, और इसको आप मिला दोगे तो ये बन गया मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कैसा बन गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और इसके जस्ट मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो वो बन जाएगा मेरी रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। और ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो ठीक है। E ये पॉइंट कुछ भी मान लो आप, F इसको नाम दे दो G, और H ये देखो थोड़ा सा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, इसको थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। ये मतलब पूरा एंगल जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो रे और वेव फ्रंट जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब देखो ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगा, है ना, वो एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होना चाहिए भाई, रिफ्लेक्टेड एंगल R ले लिया मैंने इसको। ये डायग्राम थोड़ा सा ढंग से समझना है आपको। तो यहाँ से देखो C और F डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी C इंटू में T होगी, क्योंकि T टाइम के ऊपर ही इसका वेव फ्रंट जो है यहाँ तक पहुँचा है अपना, ठीक है। DE और CF जो है दोनों क्या है, बराबर है। अब देखो हम यूजिंग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी हम यूज करेंगे इसके अंदर। कौन कौन सी दो ट्रायंगल लेंगे, एक तो ट्रायंगल ये लेंगे CDE एंड एक लेंगे CFE, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हम लेंगे। अब देखो ये एंगल कितना है मेरे पास भाई, ये रे थी और ये वेव फ्रंट, तो दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो एंगल 90 डिग्री है ये। सिमिलरली ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखो एंगल
CDE इज 90 डिग्री और एंगल CFE इज आल्सो ए 90 डिग्री। देखो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती है, जब या तो दो साइड बराबर हो या दो एंगल बराबर हो और एक साइड बराबर हो। तो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि दो साइड मेरे पास बराबर है और एक एंगल बराबर है, तो ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगी कैसे। देखो CE जो है ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो लिखो साइड CE इज कॉमन इन बोथ, कॉमन इन ट्रायंगल CDE एंड CFE। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल थी, पहले ट्रायंगल के अंदर ये हिस्सा था, दूसरी ट्रायंगल के लिए ये हिस्सा था। ठीक है, दो तो साइड बराबर होगी है और एक साइड जो है ये कॉमन आ गई। ठीक है, एक साइड इनकी बराबर होगी, एक साइड कॉमन आ गई और एक एंगल 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल CDE इज इक्वल्स टू ट्रायंगल CFE, या फिर इक्वल नहीं लिखो या लिखो आर कॉन्ग्रुएंट। इक्वल नहीं, इक्वल का कोई मतलब नहीं बनता, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इन दोनों की एक साइड तो बराबर है और एक साइड इनमें कॉमन है तो बराबर है और एक एंगल दोनों के बराबर है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगी तो सारे एंगल उनके आमने सामने के जो एंगल होंगे वो बराबर ही होंगे। अब देखो ये एंगल हमें निकालना पड़ेगा और ये एंगल हमें निकालना पड़ेगा, कितना होगा। ठीक है, तो ये एंगल निकालो जरा कितना आएगा। देखो ये I एंगल है, अब यहाँ से यहाँ तक जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा, 90 होगा। तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस में I। आल्सो ये नॉर्मल है इस सरफेस के, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 होगा। तो 90 माइनस I जो है करेंगे तो ये कितना आएगा, I एंगल बनेगा अपना। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो ये अगर R एंगल है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 था, तो ये जो एंगल हो गया ये कितना होगा, 90 माइनस में R। और ये नॉर्मल जो है इस सरफेस के, रिफ्लेक्टेड सरफेस के नॉर्मल है, तो ये एंगल जो है टोटल 90 है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस में ये वाला एंगल, तो ये कितना है, 90 माइनस R है, तो इसको करेंगे तो ये बनेगा R बनेगा अपना। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि दोनों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो एंगल होंगे इनके ये भी बराबर होंगे। एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमारा प्रूव हो गया यूजिंग हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, अब देखो सेकेंड लॉ और प्रूव करना है हमें। सेकेंड लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अब देखो यहाँ पे हम चीज़ यूज कर रहे हैं क्या, देखो इसको बाउंड्री को नाम दे दो, कुछ भी आप दे दो, एक्स वाई। एक बोर्ड मैंने ले रखा है ये, तो एक्स वाई जो है कैसे है, ऐसे है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड प्लेन। ये वेव फ्रंट जो बना है ये कैसे है, ये भी ऐसे है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ लिखो एक्स वाई सी डी एफ ई आर परपेंडिकुलर टू बोर्ड, या फिर आप लिखो पेज। ठीक है, पेज लिख लेना है। अब देखो ए बी, या फिर मैं कहूं ए सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, है ना। आल्सो जो इसको नाम दे दो, नॉर्मल को कुछ नाम देना चाहो तो इसको एन लिख दो, सी एन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, है ना। और यहाँ पे इसको लिखो ई जी इज परपेंडिकुलर टू एफ ई। अब देखो यहाँ से चीज़ जो है इसको समझना जरूरी है, परपेंडिकुलर हो रहा है, सब कुछ है। क्या है कि ये तो प्लेन है, ये बोर्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो इंसिडेंट रे जो है इसके परपेंडिकुलर है, मतलब मेरे हाथ की जो है परपेंडिकुलर है इंसिडेंट रे ऐसे। तो ये किस प्लेन में लाई कर रही है, बोर्ड के प्लेन में, है ना। सिमिलरली ये जो नॉर्मल है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये भी किस में लाई कर रहा है, इस प्लेन के, इस बोर्ड के प्लेन के अंदर। सिमिलरली ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है मेरे पास, रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो इसके रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, तो ये भी किस में लाई कर रही है, प्लेन के अंदर, इस प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर। तो यहाँ से मैं लिखूंगा
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in same plane। तो ये था मेरा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये भी प्रूव हो गया यूजिंग हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। अब हम प्रूव करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो हाइगन्स थ्योरी को यूज करते हुए हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन करेंगे। अब इसको मैं मिटा ही देता हूँ पूरे को। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कौन कौन से है, देखो स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, है ना। स्नेल्स लॉ पढ़ लिया। और एक लॉ तो यही है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। और फर्स्ट लॉ जो है वो स्नेल्स लॉ है। तो इसको फिर से डायग्राम हम बनाते हैं एक बार। तो इसमें हम लेंगे अब रिफ्रैक्टेड सरफेस लेंगे। रिफ्रैक्टेड सरफेस मतलब इसमें से जो है रिफ्रैक्शन होगा। एक रेज मैंने यहाँ से ये इंसिडेंट करवा दी, ठीक है, नॉर्मल मैंने बना दिया। तो ये एंगल क्या होगा अपना, आई एंगल होगा। यहाँ तक सही है। अब यहाँ से क्या होगा, बेंड होगा इसका। अगर रेयर टू डेंसर में आ रहा है, इसका मीडियम लेट से मैंने μ1 मान लिया, इसका मान लिया μ2, ठीक है। रेयर टू डेंसर में आ रही है तो बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड कर दो इसको, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब देखो इस रे के साथ एक वेव फ्रंट भी आएगा इसका। काफ़ी दूर से अगर रे ऑफ लाइट आ रही है तो इसका वेव फ्रंट जो है कैसा आएगा, प्लेन वेव फ्रंट आएगा। तो प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे बनाओ जस्ट परपेंडिकुलर टू द रे। एक रे और बना सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, यहाँ तक सही है। अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इसमें नहीं देखना है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट देखना है। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे होगा, कितना होगा, वो हमें इसमें देखना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे निकलेगा, देखो ये जो है टाइम 0 के ऊपर जो है इंसिडेंट हुआ है, मान लिया मैंने t=0 टाइम के ऊपर ये इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। अब लेट से जो ये रे जो जा रही थी वो लेट से t टाइम के ऊपर जो है ये इस रिफ्रैक्टेड सरफेस पे टकरा गई t टाइम के ऊपर, ठीक है। अब इतने ही टाइम के ऊपर यहाँ पे जो पॉइंट था उसका एक वेव फ्रंट बनेगा, है ना। वो कितनी दूर तक जाएगा, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पे जाएगा, है ना। डिस्टेंस अलग हो सकती है लेकिन जो टाइम है उतना ही लेगा। डिस्टेंस की अलग क्यों अलग होगी, क्योंकि मीडियम जो है दोनों अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि स्पीड जो है अलग अलग होगी दोनों की। इसमें स्पीड में मान लेता हूँ v1 है, इसमें स्पीड में मान लेता हूँ v2 है, ठीक है। तो t टाइम के ऊपर जो है कुछ सरफेस, ये जो वेव फ्रंट था वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। और वो डिस्टेंस कवर करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, एक स्फीयर मैंने ड्रॉ कर दिया और इसको मैं टच करवा देता हूँ, ठीक है। अब इसके टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे हम और उसको हम मिलाएंगे इस पॉइंट से तो वो बनेगा अपना रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये बन गया मेरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब यहाँ से जो अगर हम ड्रॉ करें इस रेज को तो वो मेरी बनेगी रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। थोड़ा सा इसको बेंड कर देना आप, ये थोड़ा सा बेंड है ना, ठीक है। तो इसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखना है तो ये कौन सा एंगल ले लो, रिफ्रैक्शन एंगल, है ना। तो ये भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन एंगल ही होगा। नॉर्मल के साथ जो बन रहा है एंगल वो रिफ्रैक्शन एंगल होगा। ये कैसी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। इनको नाम दे दो आप ए बी, यहाँ पे दे दो सी एन डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये हो गई अपनी रिफ्रैक्टेड रेज, है ना। और ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। यहाँ तक क्लियर है आपका, चलो तो ये क्लियर है। तो अब हमें प्रूव करना है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ μ1 एंड μ2 की टर्म्स में, ठीक है। या फिर मैं स्पीड के टर्म्स में भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो डी ई जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, डी ई डिस्टेंस कितना होगा भाई। लेट से मैंने इसमें स्पीड मान रखी है v1 और टाइम लिया इसने t, तो v1 इंटू में t। सिमिलरली यहाँ से सी एफ जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, सी एफ डिस्टेंस कितना होगा भाई, v2 इंटू में t। यहाँ तक सही है।
DE निकाल लिया हमने, CF निकाल लिया, क्योंकि इसमें स्पीड जो है V2 है, इसमें V1 थी, तो मैंने T से मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट सिंपल। डिस्टेंस दोनों अलग अलग होंगी, ठीक है, क्योंकि टाइम दोनों का सेम है लेकिन स्पीड जो है अलग अलग है। यहाँ तक सही है। तो आगे देखो, अब सेम वही, ये एंगल देखोगे कितना एंगल होगा हमारे पास, टोटल ये 90 होता है, तो ये 90 माइनस में I होगा। ये नॉर्मल के साथ 90 बनता है, तो ये एंगल कितना बनेगा, I एंगल ही बनेगा, है ना। सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर भी देखो, ये एंगल कितना होगा भाई अपने पास, 90 माइनस में R होगा, और ये एंगल कितना बनेगा, R एंगल ही बनेगा। और ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, और इसमें ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। अब देखो, फ्रॉम ट्रायंगल CDE, फ्रॉम ट्रायंगल CDE साइन ऑफ I जो है वो किसके बराबर होगा। देखो ये ट्रायंगल जो है ऐसे बन गई। अब एंगल कहाँ पे है, I C पॉइंट के ऊपर है, और नॉर्मल कहाँ पे है, D पॉइंट पे है, और ये है अपना E, ठीक है। तो साइन I जो है किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपो के बराबर, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, DE है, DE किसके बराबर है मेरे पास, V1T, तो V1T लिखो यहाँ पे बाई हाइपो, हाइपो क्या है इसमें, CE, CE है, CE को CE लिख लो आप। यहाँ तक सही है। अब देखो नेक्स्ट फिर से आगे और चलते हैं इसमें, सेकंड ट्रायंगल लेते हैं हम नीचे वाली, फ्रॉम ट्रायंगल CGE, CGE साइन ऑफ R जो है किसके बराबर होगा। अब देखो इसमें R एंगल जो है मैं बढ़ा देता हूँ, इस ट्रायंगल को थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि ये थोड़ी सी बैंड हो रही ना। R जो है एंगल यहाँ पे है, कौन से पॉइंट पे है, E पॉइंट पे है। परपेंडिकुलर कहाँ पे है भाई, F पे है, G नहीं है सॉरी, F है, F पॉइंट है ना ये, G तो ये था, तो F लिखो इसको। F पॉइंट के ऊपर है परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट है मेरे पास C, ठीक है। अब साइन R जो है किसके बराबर होगा, वही परपेंडिकुलर बाई हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है, CF है, CF क्या है, V2T है, तो V2T डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपो, हाइपो किसके बराबर है, CE के बराबर है, तो CE मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो, तो साइन I बाई साइन R जो है किसके बराबर होगा, V1T बाई CE, और ये हो गया V2T डिवाइड बाई CE से CE कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया, ये बन गया V1 बाई V2। आल्सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अपना आता है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ μ2 बाई μ1 विच इज द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। तो ये था अपना स्नेल्स लॉ, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो प्रूव हो गया यूजिंग हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। साइन I बाई साइन R, बस ये थोड़ा सा ज्योमेट्री है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको, और कुछ नहीं करना, बस फिर तो मैथमेटिक्स ही है, ठीक है। सेकंड वाला लॉजिक है जो क्या था अपना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाइट इन सेम प्लेन, तो इसको कैसे करेंगे, सेम वैसे ही प्रोसीजर हम करेंगे। लेट्स से ये जो बाउंड्री है XY ले लिया मैंने, XY और CD एंड EF आर परपेंडिकुलर टू बोर्ड, भाई तीनों परपेंडिकुलर है ना, बाउंड्री है मेरे पास ऐसे है, CD इंसिडेंट वेव फ्रंट ये है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये है, तीनों क्या है एक दूसरे के, सॉरी इस प्लेन ऑफ द बोर्ड के परपेंडिकुलर है। आल्सो ये जो इंसिडेंट रे है AC इज परपेंडिकुलर टू CD and CN is perpendicular to XY and FG is perpendicular to EF, ठीक है। तो सेम वही लॉजिक इसमें यूज कर रहे हैं हम, CD के परपेंडिकुलर है ये वाली, तो ये किस में लाई करेगा, इस प्लेन ऑफ द बोर्ड के, है ना। सिमिलरली जो नॉर्मल है वो x के परपेंडिकुलर है, तो ये किस में लाई करेगा, प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर। सिमिलरली ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट था, और ये जो रेज है ये किस पे लाई करेगा, प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल
लाइज इन सेम प्लेन। और कौन सा प्लेन होगा? वो प्लेन ऑफ द पेपर या प्लेन ऑफ द बोर्ड, जिस पे आप यूज कर रहे हैं, जिस पे आप ये सब चीज़ें लिख रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर नहीं होगा, उसके अंदर लाई करेंगे। परपेंडिकुलर होंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड बाउंड्री सरफेस। ठीक है, तो ये था हाइगन्स थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स। इसके अकॉर्डिंग हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, दोनों के दोनों लॉ, ये सेकंड लॉ था, ये हमने प्रूव कर दिया कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो तीनों इसके अंदर हमने प्रूव कर दिए, दो लॉज हमने प्रूव कर दिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स थ्योरी, और हमने वेव फ्रंट भी पढ़ लिए। तो तीनों टॉपिक जो है ये क्लियर हो गए हैं एक ही वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।